नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अदम्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेन और आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी का पार्ट 6 पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट 5 की बात की थी, आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कल कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग न्यूरल सिस्टम के ऊपर बातचीत करने लगेंगे कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है और उसके ऊपर हमारी पूरी आज बात होगी। तो चलिए एनसीईआरटी का चैप्टर न्यूरल सिस्टम वाला निकाल लीजिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। किताब खोल लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और फिर आप साथ में शुरू करें। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करूं तो एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन्स है या फिर कई ऑर्गन सिस्टम है वो क्या करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। अब सर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने से कुछ काम करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप कोई गेम्स खेलते हो या चाहे आप रनिंग कर रहे हो या चाहे आप जिम कर रहे हो, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तब आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी की डिमांड कर रही है बॉडी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड है और जितनी ज्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी उतनी आप एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, फिजिकली अच्छे से परफॉर्म करेंगे। The supply of oxygen is also increased। अब देखिए जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो आप सांस जल्दी जल्दी लेने लग जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी सांस की डिमांड कर रही है। जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी आपको एनर्जी मिलेगी और आप फास्ट रनिंग करोगे, इसलिए आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब जैसे आप ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपकी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी तो साथ साथ में आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। और हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा बढ़ने लगेगा। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपको साथ में देखने को मिलती है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, अब मान लीजिए आपने दौड़ना बंद कर दिया तो द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। फिर आपकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम होने के बाद में रेस्पिरेशन वगैरह सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, किडनी हो गए, अदर ऑर्गन्स, ये सब क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करते हैं, एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट all the activities of the organs। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करने के बाद में एक साथ में बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। इसका मतलब यह है कि जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर काम करता है। The neural system provides an organized network of point-to-point connections for quick coordination। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में नेटवर्क होता है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक नेटवर्क बना हुआ है और उससे क्विक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाता है। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि वो हार्मोन्स के थ्रू आपको केमिकल इंटीग्रेशन देने लगता है। इन दिस चैप्टर यू will learn about the neural system of human। इस चैप्टर के अंदर आप लोग ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम होता है उसको पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का क्या क्या मैकेनिज्म है उसके ऊपर बात करेंगे। लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब नर्व इंपल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, एंड इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स, या फिर किसी साइनेप्स के अंदर इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है। इन सारे मुद्दों पर आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला भाग था। अब हमारा
हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ये है कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है। मेन हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू हो चुका है कि न्यूरल सिस्टम क्या है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, इसमें स्पेशल लिखा है ऑल एनिमल्स। देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स का जो न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना, व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। और ये न्यूरॉन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के जो रेस्पॉन्स होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उसके ऊपर एक्शन करते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। अगर मैं लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करूं तो उनके अंदर जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, अगर हाइड्रा की बात करें तो ये कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है, किसमें, हाइड्रा में। एंड द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो उसके अंदर न्यूरल सिस्टम थोड़ा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, जबकि ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। और इंसेक्ट के अंदर ब्रेन्स भी पाए जाते हैं जिसमें कई सारी संख्या में गैंग्लिया पाया जाता है और कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाए जाते हैं। एंड द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें और भी ज्यादा प्रकार का डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सी बात है कि इनवर्टिब्रेट में कैसा होता है, वर्टिब्रेट में कैसा होता है और नॉर्मल इंसेक्ट्स के अंदर कैसा देखने को मिलता है, कौन, न्यूरल सिस्टम। अब हम स्पेशली बात करेंगे ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की, कि ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम कैसा होता है। हमारा टॉपिक हम ह्यूमन से, तो हम ह्यूमन से रिलेटेड ही बात करेंगे। देखिए द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको आप सीएनएस कहते हैं और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसको आप कहते हैं पीएनएस। ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो दो हिसाब से होता है, एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को आप सीएनएस कहेंगे और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को आप पीएनएस कहेंगे। द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन। जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर आपका ब्रेन आता है, उसके अंदर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आती है एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और ये ऐसी जगह है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसका प्रोसेस होता है और उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। द पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सब पीएनएस के अंदर आती हैं, एसोसिएटेड विद सीएनएस। और ऐसी नर्व्स जो खुद सीएनएस के साथ में से एसोसिएटेड है वो भी पीएनएस के अंदर आती है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। अब पीएनएस के जो नर्व फाइबर होते हैं वो फर्दर दो भाग के होते हैं, एक होता है एफरनेट फाइबर, एक होता है ईथरनेट फाइबर। तो हमारे न्यूरल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल के अंदर एफरनेट फाइबर और ईथरनेट फाइबर दो प्रकार पाए जाते हैं। पेरिफेरल के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी जो नर्व्स हैं वो आती हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की भी जो नर्व्स हैं वो भी उसके अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे पहले एफरनेट फाइबर क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, द एफरनेट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स टू सीएनएस। मतलब हमारा बॉडी का कोई भी टिश्यू है या फिर हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन है, वहां से हमारे बॉडी के जो टिश्यू है या ऑर्गन है वहां से क्या करती है, सीएनएस तक ये इंपल्स ट्रांसमिट करती है, कौन, एफरनेट नर्व फाइबर। एंड ईथरनेट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स। और जो ईथरनेट फाइबर होते हैं वो रेगुलेटरी इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द सीएनएस टू द कॉन्कर्ड पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन। मतलब देखो, अगर हमारा ये टिश्यू है तो इस टिश्यू से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा, तो इस टिश्यू से सीएनएस तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो एफरनेट फाइबर के थ्रू जाएगी, लेकिन इस सीएनएस से टिश्यू तक जो इंफॉर्मेशन आएगी वो ईथरनेट फाइबर के थ्रू आएगी, ये ध्यान रखना। अब आ जाइए द पीएनएस। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। अब इसके दो डिवीजन और है पीएनएस के, जिसको कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एस और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब पीएनएस भी दो प्रकार का है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस
सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो सीएनएस से क्या करता है, इंपल्स को लेता है एंड उसको स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाता है, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट करता है इंपल्स को सीएनएस से इनवॉलेटरी ऑर्गन्स पर या फिर स्मूथ मसल्स जो होती है हमारी बॉडी की वहां पर। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक वाला है ये आगे दो भागों में और बटा हुआ है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब आ जाइए विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये एक अलग टाइप का नर्वस सिस्टम है, इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो नर्व्स का पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, उसके अलावा fibers, ganglia, plexus by which impulse travel from the central nervous system to the vice versa and from the vice versa to the central nervous system। तो उस सब चीजों को कौन कंटेन करता है, विसरल नर्वल सिस्टम करता है। अब अपन बात करते हैं न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। देखिए एक मैंने आपको पढ़ाया था नेफ्रॉन, एक चीज हमने जब किडनी के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। उसके बाद में आज मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की। तो देखिए ब्रेन न्यूरल सिस्टम की तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन है, जबकि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो नेफ्रॉन है। इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जो न्यूरॉन होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब इसको आप केवल और केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनका नाम है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। 3 हिस्से होते हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। ये 3 पार्ट पाए जाएंगे। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्मा। अब ये सेल बॉडी जो है इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मा के साथ साथ में कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज। और सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ साइटोप्लाज्मा, टिपिकल सेल ऑर्गेनल और कुछ ग्रेनुलर बॉडीज भी देखने को मिलेगी। और उन ग्रेनुलर बॉडी को कहते हैं मीसल्स ग्रेनुलर्स। उस ग्रेनुलर बॉडी को क्या कहा जाता है, मीसल्स ग्रेनुलर्स कहा जाता है। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body। जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो रिपीटेडली ब्रांच करते हैं और सेल बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। कंटेन मीसल्स ग्रेनुलर्स। और वो क्या कंटेन करते हैं, मीसल्स ग्रेनुलर को कंटेन करते हैं और उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहा जाता है। यहां तक आपको क्लियर है। These fibers transmit impulse towards the cell body। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो इंपल्स होती हैं उसको हमारी सेल बॉडी तक ट्रांसफर करने में मदद करवाते हैं। एंड द एक्सॉन। अब एक्सॉन की बात करो तो इसे लॉन्ग फाइबर होता है, द डिस्टल एंड ऑफ व्हिच इज ब्रांच। और एक्सॉन का जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंपैथिक नोब। अब सारी की सारी जो ब्रांच है वो क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पर और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब कहते हैं। which possess synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters। और इस साइनेप्टिक नोब में एक साइनेप्टिक वेसिकल पाया जाता है और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है उसमें केमिकल होता है और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये कहां पाए जाते हैं, साइनेप्टिक नोब पर पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। The axon transmit nerve impulse away from the cell body। जो एक्सॉन होता है वो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, ठीक है, टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां ले जाता है, सेल बॉडी से किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ले जाता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन। अगर मैं एक्सॉन की संख्या के आधार पर बात करूं, ठीक है, एंड डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर बात करूं तो द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन 3 भागों में बटे हुए हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के आधार पर। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाइपोलर और एक होता है यूनिपोलर, ठीक है। 3 प्रकार हैं। मल्टीपोलर का मतलब है विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, जिसमें एक्सॉन तो सिर्फ एक पाया जाएगा लेकिन जो डेंड्राइट है वो 2 या 2 से ज्यादा पाए जाएंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपोलर कहते हैं। फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ऐसा हमको कहा
कहां देखने को मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। एक होता है बाइपोलर, जिसमें वन एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है, और ऐसा कहां देखने को मिलता है, आई का जो रेटिना होता है, हमारी आंखों का जो रेटिना है उसके अंदर देखने को मिलता है। एक होता है यूनिपोलर, मतलब जो सेल बॉडी है विद वन एक्सॉन ओनली, इसके अंदर डेंड्राइट नहीं पाया जाता, केवल और केवल एक ही एक्सॉन पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिपोलर कहते हैं। एंड फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये केवल आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिल जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अब एक्सॉन के भी फर्दर क्या है, दो भाग हैं, जिसका नाम क्या है, माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड। दो टाइप्स के एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड बाय श्वान सेल्स। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो श्वान सेल के द्वारा क्या होती है, एनवेलप होती है, यानी कि क्लोज होती है। बहुत ही बढ़िया। अब ये जो श्वान सेल है वो क्या करते हैं, तो श्वान सेल which form a myelin sheath, ये एक माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द एक्सॉन। कहां पर करते हैं, एक्सॉन के पास में। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अब दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप होगा उसको नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। ये रणवीर कपूर या फिर रणवीर सिंह की बात नहीं हो रही है, ये नोड ऑफ रेनवियर जो कि क्या है, गैप है दो माइलिन शीट के बीच का। बहुत ही बढ़िया। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं वो स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स पर पाई जाती हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं उसको श्वान सेल के द्वारा एनक्लोज किया जाता है, एंड दैट डज डू नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट, और इसलिए ये क्या करते हैं, माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं करते अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के पास में। एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ये हमें कॉमनली कहां देखने को मिलता है, ऑटोनोमस या फिर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर ऐसा देखने को मिल जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता देते हैं। क्यों, सही बात है ना कि न्यूरॉन भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन, अब न्यूरॉन के बारे में ही हमारी बेसिकली बात चल रही है, पर आपको चलो एक बार और समझ में आ जाएगा कि हाँ न्यूरॉन है क्या। ठीक है, ये चीज है, ये इसको और कम कर देता हूं, रुको। आ रहा है, थोड़ा सब्र रखो। हाँ? चिंता काहे कर रहे हो, इसको थोड़ा लोड होने दो, टाइम लगता है। न्यूरॉन है, हैवी सिस्टम है, थोड़ा समय लगेगा, बाकी हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो हो गया ना। ये क्या है, थोड़ा ऐसे ब्लरी अपीयरेंस है ना। आपको देखो थकना नहीं है, इतने में क्या थकोगे यार, अभी तो पढ़ाई कितना है। ये रहा देखो, ये क्या है, न्यूरॉन है। एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा सही होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रही, अब तो हो गया भाई, हो जाएगी हो जाएगी, जस्ट वेट जस्ट वेट। हो जाएगी। ये थोड़ा क्या है, थोड़ा सा क्या है, इसमें ब्लरी अपीयरेंस आ रहा है ना, इसलिए, नहीं तो आपको मैं बता सकता हूँ, फिर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, हाँ अब आ गया है बेसिकली। अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार कमॉन कमॉन, इधर देखो, इधर एक बार वापस देखो। हाँ आइए देखिए,
ये हमारा है एक न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए न्यूरॉन के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ एक बार वापस आ जाओ। अब ये क्लियर हो चुका है, अब आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। अब आपको सही दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये क्या है, डेंड्राइट्स पार्ट है। देखो ये पूरा जो है ना, ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है। इसमें देखिए ये साइड पे ये जो लाइन वाइज बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स पार्ट कहते हैं। उसके बीच में ये जो रेड कलर के डॉट 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 दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, नीसल्स ग्रेनुलस कहते हैं। फिर इसके बाद में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको सेल बॉडी कहेंगे। और ये बीच में क्या है, ब्लू कलर का न्यूक्लियस है। बहुत ही बढ़िया। अब ये है स्वान सेल, जो कि आपको ऐसे ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है। और ये जो बीच में पूरी येलो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इस बीच में पूरी येलो लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। फिर ये है माइलिन शीट, जो ऐसे बॉक्स बॉक्स बने रहे हैं, और दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है, उसको हम लोग नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। रणवीर कपूर का नोड नहीं कहते, रणवीर का नोड कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर ये क्या है, एक्सॉन है टर्मिनल पॉइंट पर, और उसके लास्ट में देखिए ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का। और न्यूरॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होती है। अब आप आगे बढ़िए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारी जो नर्व इम्पल्स होती है वो कैसे जनरेट होती है और उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। देखिए न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। देखिए जो न्यूरॉन होता है वो एक्साइटेबल सेल होता है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बेटा जी पोलराइज्ड स्टेट में पाई जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। अब आप कहोगे कि सर न्यूरॉन की जो मेंबर होती है वो पोलराइज क्यों होती हैं, तो ये भी आपका सवाल सही है कि व्हाई द membrane of neuron is polarized। पोलराइज क्यों होती है, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है वहां पर अलग अलग प्रकार के जो आयन चैनल हैं वो पाए जाते हैं। एंड दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल। और ये सारे जो आयन चैनल्स होते हैं ये सेलेक्टिवली क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस, अलग अलग आयन से। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। अब मान लीजिए कि न्यूरॉन कोई भी इंपल्स को नहीं कर रहा है, दैट इज रेस्टिंग कर रहा है, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा परमिएबल हो जाएगी पोटेशियम आयन के लिए, या फिर नियरली इम्परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयन के लिए। पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल होगी और सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होगी। कौन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसके लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, जो कि एक्सोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। Consequently, the exoplasma inside the axon, axon के अंदर जो एक्सोप्लाज्मा होता है contains high concentration of potassium ion। उसके अंदर पोटेशियम आयन जो है वो हाई अमाउंट में पाया जाता है। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na+। कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं और Na+ भी पाया जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लो कंसंट्रेशन पाई जाती है Na+ की। बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है। In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium ion। अब एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होता है वो क्या कंटेन करता है, पोटेशियम आयन को बहुत ही कम अमाउंट में कंटेन करता है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और पोटेशियम आयन तो कम होगा, लेकिन जो सोडियम आयन है उसका हाई कंसंट्रेशन होगा, और ये क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पास में जो आयोनिक ग्रेडियंट होते हैं ये मेंटेन होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। आयंस का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके द्वारा ये सब मेंटेन होते हैं बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके द्वारा, एंड विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम आयन। 2 पोटेशियम आयन और 2 सोडियम आयन, 3 सोडियम आयंस को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है उसका जो आउटर सरफेस है वो पोजेस करता है एक पॉजिटिव चार्ज, जबकि देखिए आउटर सरफेस तो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगा, जबकि जो इनर सरफेस है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज होते हैं। देखिए बाहर वाला सरफेस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इनर वाला क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया।
The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential. Resting potential क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि किसी रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देखने को मिलता है। You might be curious, तुम्हें ये क्यूरी होगी, क्यूरी का मतलब होता है जिज्ञासा होगी, to know about the mechanism of generation, कि इस जनरेशन का नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है उसका मैकेनिज्म हम जानेंगे, and its conduction along an axon, और इसका एक्सॉन के अंदर कैसे कंडक्शन होता है उसको हम जानेंगे। When a stimulus is applied to at a site, मान लीजिए कोई स्टिमुलाई है जो किसी साइट पर आ चुका है, तो on the polarized membrane, किसी polarized membrane पर आ चुका है, the membrane at the site becomes freely permeable to sodium ion, तो वो वाली membrane क्या हो जाएगी? सोडियम आयन के लिए freely permeable हो जाएगी, and this leads to a rapid influx of sodium ion, और ये क्या करेगी? सोडियम आयन का बहुत ही फास्टली रिफ्लक्स करना शुरू करेगी। इससे क्या होगा कि जो पोलैरिटी है उस साइड पर वो रिवर्स हो जाएगी। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली, इसका मतलब ये होगा कि जो मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, आउटर वाला नेगेटिवली हो जाएगा, इनर वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए इज दस रिवर्स, और जो साइट ए पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, एंड हेंस डीपोलराइज, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब साइट ए पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, विच इज इन फैक्ट टर्म एज अ नर्व इंपल्स, और इसको भी हम इनफैक्ट क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स कहते हैं। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, अब इमीडिएटली उस समय क्या होगा कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस, आउटर सरफेस पर पॉजिटिवली चार्ज और इनर सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज होगा। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये है कि करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, तो जो इनर सरफेस है साइट ए से साइट बी तक, उसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम साइट बी टू साइट ए, इनर सरफेस में क्या होगा? साइट ए से साइट बी पर करंट फ्लो करेगा, और आउटर सरफेस में क्या होगा? साइट बी से साइट ए पर करंट फ्लो करेगा। तो कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो का हमें सर्किट कंप्लीट करना है। बहुत ही बढ़िया। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो साइट पर पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, और साइट बी पर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। द इंपल्स पोटेंशियल जनरेटेड एट अ साइट ए अराइज एट साइट बी, अब जो इंपल्स साइट ए पर आई है वो अब कहां अराइज हो जाएगी? साइट बी पर अराइज हो जाएगी। एंड द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, अब ये सीक्वेंस उतनी बार रिपीट होगा जितना लंबा जो साइज है एक्सॉन की होगी। एंड कॉन्सिक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्टेड, और लगातार इंपल्स भी कंडक्टेड होते रहेंगे। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, अब इसकी जो राइज होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं। इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन जो है वो तो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन ये जो पोटेशियम आयन है वो थोड़ा सा लॉन्ग लिव होता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, कुछ ही सेकंड में, पलक झपकाने से भी पहले जो सोडियम पोटेशियम आयन है डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के बाद डिफ्यूज हो जाता है एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, और जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको रीस्टोर करता है मेम्ब्रेन के, और द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रेस्पेक्टिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। बहुत ही बढ़िया। ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को आपको ऐसे देखो समझ में नहीं आएगा, आपको इस प्रोसेस को लगभग 3 बार रीडिंग मारोगे और चौथी बार आप जब कॉपी में खुद से लिखोगे कि अच्छा ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ऐसे एक बार मेरे पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आपको खुद से ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ है। अब देखिए इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। Transmission of impulse. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another. एक जो नर्व इंपल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं, और एक जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है और उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। ये साइनेप्सिस फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस साइनेप्स का फॉर्मेशन करती हैं, एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और कुछ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी होती हैं व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, जो किसी गैप के द्वारा सेपरेट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसको
को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उस चीज को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। There are two types of synapses। अब साइनेप्सेस के भी दो टाइप है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस या फिर केमिकल साइनेप्सेस। एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस, अगर मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस की बात करूं तो द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होती हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर। जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली फ्लो करता है इस साइनेप्स के द्वारा। एंड द ट्रांसमिशन ऑफ वन इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर अगर एक इंपल्स का ट्रांसमिशन करना है तो वो काफी सिमिलर है टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। किसी सिंगल एक्सॉन में जब इंपल्स का कंडक्शन करते हैं उसके ये काफी सिमिलर है। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। किसी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के पास में जब इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वो हमेशा बहुत ही फास्टर होता है देन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कुल मिला के इंपल्स का जनरेशन करने के लिए काफी फास्ट होता है केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में। एंड द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। और ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है ये हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयर होता है। अब देखिए केमिकल साइनेप्स क्या है। इलेक्ट्रिकल हमारे में बहुत ही कम पाया जाता है। अब देखिए केमिकल क्या होता है। एट अ केमिकल साइनेप्स, अगर मैं केमिकल साइनेप्स की बात करूं तो द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पास्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पास्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस के द्वारा, जिसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इंपल्स। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो किसी इंपल्स को कैसे ट्रांसमिट करता है अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स के ट्रांसमिशन में इन साइनेप्सेस पर। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो कुछ वेसिकल्स कंटेन करता है इन न्यूरोट्रांसमीटर में। व्हेन एन इंपल्स अराइव्स एट द एक्सॉन, अब कोई भी इंपल्स मान लीजिए एक्सॉन के टर्मिनल पर अराइव हो गई है, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स के मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद इन द प्लाज्मा। और ऐसे मेम्ब्रेन के पास जहां पर ये प्लाज्मा से क्या कर रही है, ऐसे मेम्ब्रेन के पास जहां पर ये प्लाज्मा से क्या कर रही है, फ्यूज कर रही है। बहुत ही बढ़िया। membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft। और ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है, बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो उनके किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। एंड प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वो कहां पर चला जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाएगा। एंड दीज बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स अलोंग द एंट्री ऑफ आयंस व्हिच can generate a new potential in the past synaptic neuron। बहुत ही बढ़िया। and the new potential develop may be either excitatory or inhibitory। excitatory भी हो सकता है या फिर inhibitory। अब हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है वो आ गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमको मेन ध्यान से पढ़ना है। फोकस 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 कीजिए आप लोग, यहां देखिए। अब हमारा मेन टॉपिक ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा दिमाग, जो आप लोगों का शायद कहीं गिर गया है गलती से। अब उसको उठा लीजिए और उसको उसकी व्यवस्थित जगह पर रख दीजिए, ठीक है। नीचे मत देखो, नीचे नहीं गिरा है, वो तो कहीं दूर गिरा है बहुत पहले, अभी तो है ही नहीं, अभी तो मिलेगा भी नहीं। अभी तो मिलने के लिए आपको वापस बैक जाना पड़ेगा और वहां से आपको वापस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। खैर आपको एक बार मैं आर्टिफिशियली दिमाग तो दिखाई देता हूँ, क्या पता आपको ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा, अरे मेरा दिमाग तो यहाँ पड़ा है, ठीक
ठीक है, तो वहां से उठा के लाके यहाँ पर रख देना। अब देखो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन कौन है? ब्रेन है। एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये कैसे एक्ट करता है? कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ये हमारे बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस बना के रखता है। ये हमारे वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट और किडनी, उनकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन करवाता है, हंगर भूख लगने का एहसास करवाता है, एंड थ्रिस्ट प्यास लगने का एहसास करवाता है। सर्काडियन 24 आवर रिदम्स जो है हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड में हेल्प करता है। ह्यूमन के बिहेवियर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, यहां से आप सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कुछ याद रखते हैं, आप कितने होशियार है वो यहाँ से पता चलता है, आप में क्या इमोशन है वो यहाँ से पता चलता है, आप क्या सोचते हैं वो सब सारा खेल दिमाग से होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो स्कल, खोपड़ी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, जो यहाँ पर होती है इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मीनिंग्स, जो ब्रेन होता है वो क्रेनियल मीनिंग्स के द्वारा कवर्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर, और उसमें भी एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं। ए वेरी थिन मिडल लेयर, जो कि बहुत ही पतली मिडल लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्केनॉइड कहा जाता है। एंड एन इनर लेयर, और कुछ इनर लेयर भी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पिया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिया मैटर कहते हैं, विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। और ये जो इनर लेयर होती है ये ब्रेन टिश्यू के क्या होती है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती हैं। बहुत ही बढ़िया। The brain can be divided into 3 major parts। जो ब्रेन होता है वो 3 मेजर भागों में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कितने भागों में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 भागों में ये क्या होता है? बेसिकली डिवाइड होता है। अब आप अपने दिमाग शांति से देख लीजिए कि ऐसा दिमाग है, रास्ते में कहीं आपको दिख जाए तो पहचान लेना और देख लेना कि दिमाग ऐसा होता है। ठीक है, ये दिमाग है बेसिकली, दिमाग जो आपके अंदर नहीं है, दिल पे मत लिया करो, ये तो हंसी मजाक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये देखिए चिक 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 चिक, ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम है, ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही बढ़िया। ये है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये वाला पॉइंट, इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहा जाता है। ये है पोन्स, PONS, ये है सेरिबेलम, इसको कहते हैं मेडुला, ये इससे है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो आपको पीछे होती है। बहुत ही बढ़िया। हिंड ब्रेन है, ये सारा पार्ट जो अपन कहते हैं छोटा दिमाग, वो छोटा दिमाग ये है, अपन ये वाला पोर्शन अपन कहते हैं कि हमारे पीछे छोटा दिमाग होता है, वो छोटा दिमाग ये है, इसको क्या कहा जाता है? हिंड ब्रेन कहा जाता है। एक होता है मिड ब्रेन जो एकदम मिडल में होता है, इधर ऐसे बीचों बीच, और एक होता है फोर ब्रेन जो ऐसे ये सामने वाला ये वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं फोर ब्रेन, जिसके अंदर इधर ये सामने सेरिब्रम है, इधर थैलेमस है अंदर की ओर, और इधर क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो ये सारे पार्टीशन हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, ये 3 इसके मेजर पार्ट है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। और इनके कुछ पार्ट्स हैं कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, मिड ब्रेन यहाँ पर होता है, हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला आता है, उसके पीछे सेरिब्रल एडिक्वेट, कॉर्पस कैलोसम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिल जाता है। ऐसा आपको एक पूरा व्यवस्थित तरीके से दिमाग देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए फोर ब्रेन, एक ब्रेन की हम लोग बात कर देते हैं कि ये फोर ब्रेन क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना। हाँ, देखिए फोर ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन की बात करो तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीजें होती है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो सेरिब्रम होता है वो ह्यूमन ब्रेन का काफी हिस्सा क्या करता है? बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। एक बहुत ही खतरनाक चीज सेरिब्रम को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली 2 भागों में डिवाइड करती है, एंड विच आर टर्म एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जब ये 2 भागों में बढ़ जाता है तो एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बहुत ही बढ़िया। एंड द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। और ये वाले हेमिस्फीयर किसी नर्व फाइबर की ट्रैक से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। उस चीज को हम क्या कहेंगे? कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेल्स की लेयर होती है जो
जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करती है, कवर करती है, इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनिएंट फोल्ड, और इसको जो है एक प्रोमिनिएंट फोल्ड के अंदर देखा जाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली ग्रे कलर का मैटर होता है ड्यू टू इट्स ग्रे अपीयरेंस, क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखता है इसलिए ये ग्रे मैटर है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं ताकि ये क्या कर सके, कलर दे सके। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं, लार्ज रीजन्स होते हैं दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। ना तो वो क्लियरली सेंसरी होते हैं या फिर ना ही क्लियरली वो मोटर होते हैं फंक्शंस के अंदर। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज, और ऐसे ही रीजन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। तो ना तो क्लियरली मोटर होते हैं और ना ही क्लियरली सेंसरी होते हैं, उसको हम एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग। ये हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन हो गया, मेमोरी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, वो सब अपने जहां से आती है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। इस ट्रैक के जो फाइबर होते हैं उसको माइलिन शीट के द्वारा क्या किया जाता है, कवर करके रख दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब ये जो माइलिन शीट है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके इनर पार्ट को जो माइलिन शीट है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। They give an opaque white appearance of the layer। अब ये लेयर की एकदम क्लियर व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलती है and hence is called the white matter, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट मैटर कहा जाता है। The cerebrum wraps around a structure called thalamus। ये जो सेरिब्रम होता है ये एक स्ट्रक्चर पर क्या होता है, लपेटा जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। एंड विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, और जो क्या है बहुत ही मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दूसरी बात करो तो ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये थैलेमस के बेस पर लाइज करता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, हमें भूख लगने का एहसास, पानी पीने का एहसास, वो सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। It also contains several group of neurosecretory cells। इसमें कई ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, और उनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमाइल ग्रेनुला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको लिम्बिक लोब कहा जाता है या फिर लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अलोंग विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ में इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। इसमें सेक्सुअल बिहेवियर भी देखने को मिलता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, कुछ इमोशनल रिएक्शंस भी एक्सप्रेस होती है, जैसे कि आपको एक्साइटमेंट हो रहा है तो बताया जाएगा, आपको प्लेजर शांति मिल रही है तो बताया जाएगा, रेज एंड फियर, आपको कोई डर लगा है या आपको बेहद क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो वो सब इससे पता चलेगा, और मोटिवेशन भी आपको इससे देखने को मिलेगा। ये काम है हाइपोथैलेमस का। अब आ जाइए मिड ब्रेन, सॉरी हाइपोथैलेमस नहीं, फोर ब्रेन। अब आ जाइए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हो जाता है लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है उसके बीच में ये पाया जाता है, एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का जो पोन्स होता है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। एक कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक कैनाल होती है जिसका नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये पास होती है मिड ब्रेन के अंदर से। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग। जो मिड ब्रेन का डोर्सल पोर्शन होता है उसमें 4 राउंड की स्वेलिंग होती है। लोब्स यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, क्योंकि क्वाड्री इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 पार्ट्स होते हैं। अब आ जाइए हिंड ब्रेन पर। सर जी हिंड ब्रेन क्या होता है, उसकी बात जरा ढंग से हम कर लेते हैं। देखिए हिंड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो द हिंड ब्रेन कंप्राइज पोन, सेरिब्रम और मेडुला। पोन, सेरिब्रम और मेडुला पाया जाता है। पोन कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स में कुछ फाइबर ट्रैक्स को कंसिस्ट करता है पोन, और वो आपस में फाइबर ट्रैक क्या करते जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। सेरिब्रम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस। जो सेरिब्रम होता है वो बहुत ही कन्वोल्यूटेड
सरफेस का होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस। क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर सके मैनी मोर न्यूरॉन्स के लिए। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन का मेडुला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड द मेडुला कंटेन सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, इसकी वजह से रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन सब कंट्रोल होता है। द थ्री मेजर रीजंस मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। द ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन स्टेम होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया, तीनों प्रकार के आपको बता दिए। तो ये चैप्टर तो हमारा आज खत्म हो गया। इसमें हम लोगों ने ब्रेन के बारे में बात की, लेकिन अभी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी आपको अभी थोड़े टाइम बाद मिलेगी, क्योंकि आपके दो बेसिक पार्ट्स और रहे हैं, एक तो ह्यूमन का एयर और एक ह्यूमन की आई। 5 मिनट का और काम है, उसके बाद में हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। तो आपको डरने की कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं है। आ जाइए, आपके टॉपिक में भी है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर था, वो हमने इसमें पढ़ लिया। अब आपके ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर है, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ ये ह्यूमन आई आई गई है, तो चलो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ये चैप्टर 10 है, ये मतलब 10th क्लास का आई थिंक। देखिए द ह्यूमन आई क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा एक टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये आपके वहां दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? आपके सिलेबस में, कि ह्यूमन आई क्या होती है, तो उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। देखिए तेरी आंखें इधर होनी चाहिए। ये जो तेरी दो आंखें हैं ना, इस दो आंखों को इधर रख, और ये तेरी आंखें, ये वाली, यहां से तो मुझे देख रहा है। अब देख क्या देख रहा है, देख। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ये सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंख नहीं होगी तो जिंदगी में अंधकार छा जाएगा, तो अंधकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही वैल्यू वाला ऑर्गन है और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक ऑर्गन होती है आपकी आंखें। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। इसकी वजह से आप खूबसूरत दुनिया देखते हैं। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये आप मुझे देख रहे हैं, ये आप आपके पड़ोसी को देख रहे हैं, ये पूरी खूबसूरत दुनिया आप किसकी वजह से देख रहे हैं? आप इस आंखों से देख रहे हैं। एंड द कलर्स अराउंड अस, और हमारे आसपास में जो कलर हैं, ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, ये पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये अलग अलग प्रकार के कलर भी आपको इस आंखों की वजह से दिखाई दे रहे हैं। On closing the eyes, अब मान लीजिए आप अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। We can identify objects to some extent by their smell, taste and sound they make। अब जैसे ही मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो अब जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर देखूंगा कि अच्छा ये लेक्चर स्टैंड है, या फिर मेरे हाथ में ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये पेन है, अच्छा ये बोर्ड हो सकता है, या फिर मेरे सामने कोई खाना ला लिया तो मैं स्मेल से पहचानूंगा कि अच्छा ये दाल बनाई हुई है, ये कढ़ी बनाई हुई है, ये आलू की सब्जी है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो मेरे सामने पड़ी है और उसको मैं बार बार रिलेट करता हूं, तो वो मैं समझ जाऊंगा कि उसका साउंड कैसा आ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा। या फिर आप टच से पता कर सकते हैं। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स बाय क्लोजिंग द आईज। सारी चीज पहचान सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने आंखें बंद कर ली, अब मैंने कहा कि ये एक लेक्चर स्टैंड पड़ा है, लेकिन ये चलो छोड़ो, ये मेरे हाथ में एक पेन है, तो मैं इतना तो बता दूंगा कि ये पेन है, बट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये पेन किस कलर की है, ब्लैक की है, रेड की है, ब्लू की है, ग्रीन की। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आपकी आंखें खुली होती है तो आप कलर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी आंखें बंद होती हैं तब आप कलर्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। Thus, of all these sense organ, the human eye is the most significant one। इसी कारण से जो ह्यूमन आई होती है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, and as it enables us to see the beautiful, colorful world around us। और इसकी वजह से हमारे पास वाला जो रंगीन और खूबसूरत दुनिया है वो हमें यहाँ से दिखाई देती है। बेसिकली the human eye is like a camera। जो ह्यूमन की आंखें होती हैं वो एक कैमरा की तरह होती है, बेसिक सी बात है। Its lens system forms an image on a light sensitive screen called retina। इसका जो लेंस होता है वो एक इमेज बनाता है किसी सेंसिटिव स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट जो होती है वो हमारे आंखों के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा आती है, और उस पतली सी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज। ये क्या करती हैं? एक ट्रांसपेरेंट बल्ज को फॉर्म करती हैं ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। हमारी आई बॉल
का जो फ्रंट सरफेस होता है उसके ऊपर। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, जो आई बॉल होती हैं वो लगभग शेप के अंदर स्फेरिकल होती हैं, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज के लिए जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होता है वो हमारी आई के अंदर एंटर करता है एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया जो होता है बाहर वाला सरफेस वहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि the crystalline lens merely provides the finer adjustment of a focal length required to focus object at a different distance of the retina। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तो मैं फोकल लेंथ सेट करूंगा और उसके बाद में उस चीज पर फोकस किया जाएगा। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है आइरिस, जो कि कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, एक डार्क कलर का मस्कुलर डायाफ्राम होता है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो हमारे प्यूपिल की साइज को क्या करता है, कंटेन करता है, कंट्रोल करता है। एंड द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, और हमारा आइरिस क्या करेगा कि प्यूपिल को साइज को कंट्रोल करेगा और ये प्यूपिल रेगुलेट करेगा और जो लाइट की अमाउंट है उसको कंट्रोल करेगा कि हमारी आंखों में कितनी लाइट आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। बेसिक सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप जैसे घर में बैठे हो, आपके घर की अचानक से रात को लाइट चली गई तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो आप आंखें एकदम से बंद कर लोगे क्योंकि आपकी आंख एकदम मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। या फिर मान लीजिए आप जैसे कभी धूप में हो और धूप से अचानक से कहीं अंदर किसी रूम में चले गए तो आपको कुछ 2 मिनट के लिए दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। तो ये वो इसी चीज पर डिपेंड करता है प्यूपिल की साइज के ऊपर। द आई लेंस फॉर्म्स एन इनवर्टेड रियल इमेज, जो आई लेंस होती है वो इन्वर्टेड रियल इमेज को बनाती है ऑब्जेक्ट को ऑन द रेटिना के ऊपर। एंड द रेटिना इज डेडिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग अ इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और जो रेटिना होता है उसमें इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। एंड द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन, और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये इल्यूमिनेशन के समय एक्टिवेट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम लाइट सेंसिटिव सेल्स। एंड these signals are sent to the brain, और ये सिग्नल ब्रेन को भेजे जाएंगे via the optic nerves के द्वारा। and the brain interprets this signal, अब ब्रेन पता करेगा कि ये सिग्नल किसके हैं और फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन बताएगा और उसकी वजह से हम पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली आपकी आंख है, इसने किसी चीज को देखा, इसके सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा दिमाग में गए, जो भी पहले बताया, दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को बताया, फिर वापस आंखों को भेजा और फिर अब आपको पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ये सिस्टम होता है। तो ये वाला चीज भी हमारे कंप्लीट हो गई है। अब हमारे लास्ट बचा है ह्यूमन का एयर, जिसको हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन एयर क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरा न्यूरल सिस्टम हमने पढ़ा लिया, ह्यूमन जो आईज थी उसके बारे में हमने बात कर ली, और अब देखिए ह्यूमन का एयर क्या होता है। ठीक है, कि ह्यूमन एयर किसे कहते हैं उस पर बात करते हैं। ये भी क्लास 10 का शायद चैप्टर है जिसका नाम है साउंड, और उसके अंदर आपको ये देखना है, ये देख लीजिए, ये बजा लेना घर पे जाके। ठीक है, बढ़िया, ये अलग अलग यंत्र हैं, इसको बजाइए और मजे कीजिए। ठीक है, ये देखो अलग अलग चीजें, कभी ऐसा किया तुमने जिंदगी में, नहीं किया तो अभी जाके कर लेना। ठीक है, प्रेशर कुकर को लेके बजा देना तो पूरी कॉलोनी की चौका देना। ठीक है, अब आगे चलो। अच्छा, ऐसा क्या है, कभी कभी थाली वगैरह लेके चम्मच से बजाइए, बजा देना, नहीं बजाइए तो। ठीक है, उससे भी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मटका लेके बैठना, 2-3 बार बजाना, फिर फोड़ देना, ऐसी हरकतें आज आप करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ये कांच की गिलास लेना, कांच की गिलास लेके उल्टी रख के ठक 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 बजाना। ठीक है, फूट भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, आप मेरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे चलिए। हाँ, यहां से आप देख लीजिए, ये एक पॉइंट है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जब आप कभी कोई साउंड करते हैं तो उसको प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मतलब वो किसी ना किसी मीडियम से क्या हो जाएगा, प्रोपगेट हो जाएगा। बेसिकली हमें बात करनी है ह्यूमन के एयर की, तो ह्यूमन के एयर की मैं जब बात करूंगा तो यहां से मुद्दा हमारा शुरू होता है, ये यहां से। We hear sound through our ears, हम आवाज कहां से सुनते हैं किसी भी चीज की, हमारी कानों के द्वारा। And the shape of the outer part of the ear is like a funnel, हमारे कानों का जो बाहर वाला शेप होता है, ये वाला शेप, ये एक फनल की तरह होता है, एक कीमे की तरह होता है, एक जो कीमा होता है फनल, उसकी तरह होता है। बहुत ही बढ़िया। When sound enters it, अब इसमें जब साउंड जाएगा, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane, अब ये अंदर चला
जाएगा और कहां पर खत्म होगा, एक पतली सी इसमें मेम्ब्रेन पाई जाएगी, परत पाई जाएगी वहां पर, एंड इट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। और उसको क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे कानों के अंदर पर्दा होता है, वो पर्दा ही क्या है, ईयर ड्रम है। बहुत ही बढ़िया। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, और यही ईयर ड्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। कि ईयर ड्रम क्या करता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। एयर ड्रम कैसा होता है कि जब आप किसी रबर शीट को खींचते हैं तो वो कैसा होता है, उस प्रकार का होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे ही साउंड जाता है तो एयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। एंड द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर एयर, और वो एयर ड्रम क्या करता है, उस वाइब्रेशन को हमारे अंदर की ओर भेजता है। एंड फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वहां से ब्रेन जाता है। देखिए, ये आपका कान है, इस रुको मैं बताता हूँ। एंड दैट हाउ वी हियर, अब कैसा है वो समझिए। ये आपका कान है बेसिकली, यहां से समझिए कि ये क्या है, ये आपका कान है। यहां से आपकी आवाज अंदर गई, अंदर जाने के बाद में यहां पर पहुंची, इसको कहते हैं ईयर ड्रम, जो बेसिकली आपका पर्दा है। ये वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने के बाद में इसने अपनी आवाज इनर ईयर को भेजी। इस इनर ईयर ने इस आवाज को कहां भेजा, ब्रेन के पास भेजा। फिर ब्रेन ने वापस सिग्नल दिया और फिर हमें ये आवाज क्लियर हुई कि हमें क्या सुनाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब देख लीजिए क्या है, ये ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ तो ये था ह्यूमन एयर। अब अगर ह्यूमन एयर के ऊपर मैं और सी चीजें बताऊं तो एक सेकंड रुकना। ह्यूमन एयर हो चुका है अपना, ये कौन सी चीज है, एक सेकंड जरा रुकिए। ये देखिए, ये है बेसिकली आपका एयर। ये ऐसा होता है आपका कान। इसको आप ढंग से समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसा आपका कान होता है, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। ये ऐसा होता है आपका कान। ठीक है, इसको ऐसे ला लीजिए नीचे की ओर। ये देखिए, ये वाला पोर्शन है आउटर एयर, ये वाला पोर्शन है मिडल एयर, और ये वाला पोर्शन है इनर एयर। अब देखिए, ये जो भाग है जो बाहर से आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं पिन्ना। ये जो पोर्शन आपको बाहर से दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, पिन्ना। फिर उसके ऊपर ये होती है टेम्पोरल बोन, ये अंदर की साइड होती है, ये हमको दिखाई नहीं देती। फिर ये नीचे होती है एयर कैनाल, यहाँ से क्या होती है, आवाज अंदर जाती है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर होता है एयर ड्रम, जो क्या होता है, कान का पर्दा होता है। बहुत ही बढ़िया। इसके जस्ट अंदर इस वाले पार्ट को कहते हैं मेनस, ये देखिए, और उसके अंदर इस वाले भाग को कहते हैं इंकस, और उसके अंदर इस वाले भाग को कहते हैं स्टेपिस। ये तीन प्रकार की हड्डियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में यहां से जो है साउंड अंदर जाता है, और इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये तीनों प्रकार के, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये जो कैनाल्स है इनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है जलेबी जैसा, इसको कहेंगे कॉकलिया, और स्ट्रेचियम ट्यूब इसके अंदर पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया। इसके ये वाला पोर्शन वेस्टिबुलर नर्व है, और ये वाला पोर्शन ऑडिटरी नर्व होता है। ये सारा पॉइंट देखने के बाद में आप एयर के बारे में पूरा समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इतनी सी बात करने के बाद में एक ही लास्ट पॉइंट है, और वो लास्ट पॉइंट ये है कि अब बेसिक सी बात ये है, ध्यान से देखिए कि हमने ब्रेन के बारे में बात करी आज सबसे पहले। दूसरा पॉइंट हमने एयर आईज के बारे में बात करी। बहुत बढ़िया।
जस्ट वेट अ मिनट, ये हो जाएगा शुरू। ये शुरू हो रहा है, ये कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उसकी वजह से है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको। हाँ, तो हमने किसके ऊपर बात की है? हमने मेजरली 2-3 चीजों के ऊपर बात की है। एक है ब्रेन, एक होता है आईज और एक होती है ईयर्स। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है और इन तीनों टॉपिक से हमारा जो लगभग न्यूरल सिस्टम वाला जो पोर्शन है इस ब्रेन से, उसको हमने कवर कर लिया है कि न्यूरल सिस्टम क्या है, उसके अंदर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या होता है, उन चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, कवर कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमारे कवर हो गए हैं कि ब्रेन क्या होता है, आईज क्या होती है और ईयर्स क्या होती है। तो इसी के साथ में अब जाते वक्त आपको मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ये जो लास्ट के 2 मिनट में कोई इशू आया था उसको आप ध्यान में कम रखें, क्योंकि ये ऐसा चलता रहता है, टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, आपको पढ़ना है और हमारा लेक्चर अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।